लाख वाले को कितना बचेगा, इस तरीके से चल रहा है। इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, लोगों को उम्मीद थी कि शायद 10 लाख रुपया तक को टैक्स नहीं लगे, ऐसी व्यवस्था होगी। लेकिन ये हमारी माननीय वित्त मंत्री ने उसको कतिपय करदाताओं के लिए 12 लाख रुपया तक की घोषणा की है, जो मेरे को लगता है कि वित्त मंत्री ने जितने बजट पेश किए हैं, निर्मला सीतारामन जी ने, ये जो छूट देने की अनाउंसमेंट है, ये सबसे अच्छी है, सबसे ज़्यादा। और मेरे को लगता है कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री का समझ लीजिए कि इंस्पायरेशन रहा है या दबाव रहा है। और ये जो इतनी छूट इनकम टैक्स के मामले में अभी दी है इस बजट में, ये शायद बजट पहले दे दिए होते 23 जुलाई 2024 वाले बजट में, तो हो सकता है कि रूलिंग पार्टी को कुछ और ज़्यादा सीटें मिलती और जो परेशानी हो रही है सिर्फ 240 सीट मिलने से वो नहीं होती। तो ये क्या है कि देखिए, आदमी या पॉलिटिकल पार्टी जब धीरे धीरे समझ जाए तभी ठीक है। अभी समझे हमारी सरकार, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, काबिले तारीफ है। और जो आपने भूमिका में कहा कि 12 लाख से ज़्यादा इनकम हो तो फिर वो बैक टू पेविलियन है। मैं जोड़ रहा था कि 12 लाख पे टैक्स होता है 60,000 और वो सेक्शन 87A में टैक्स रिबेट मिलने से 0 टैक्स हो जाएगा जी। लेकिन जैसे ही 12 लाख को क्रॉस करेगा, जैसे फर्ज करिए यदि उसका इनकम किसी का 13 लाख है, तो उस बंदे को टैक्स जो है 75,000 टैक्स पड़ेगा और उसमें 3% सेस भी लगेगा, दोनों मिला के 77,250। तो इस बारे में ये जो एनोमली है, इसके बारे में मेरा ये सुझाव है कि सरकार जो भी लाभ देना चाहे वो क्रॉस दी सेक्शन होना चाहिए। मन ये जो स्थिति पैदा हो रही है 12 लाख या 12 लाख से ज्यादा वाली, ये पैदा नहीं हो। एग्जेम्पशन लिमिट अभी गवर्नमेंट ने किया है 4 लाख, 3 लाख की जगह इस स्कीम में, न्यू टैक्स रिजिम में। तो उसको आपको कोई जरूरत नहीं कि 12 लाख के करें, आपको कम समझ में आता कम करिए। लेकिन हम लोग जो टैक्स लॉ के सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि जो भी छूट आप दो सब लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे न्यू टैक्स रिजीम जो है वो बाय डिफॉल्ट लागू हो रहा है अभी। और इस बार भी बजट में कोई ऐसा नहीं आया है कि वो पुराना टैक्स रिजीम नहीं रहेगा। ऐसी तो नारायण जैन जी, क्या इसको हम इस रूप में देखें कि आप कटाक्ष कर रहे थे कि अगर ये जुलाई 2024 में कर लिए होते तो 240 से ज्यादा हो गया होता, तो क्या इसको आप कटाक्ष कर रहे हैं सरकार के ऊपर की? नहीं, मैं राजनीति से बच्चा था, तब से जुड़ा हुआ हूं। तो मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि क्यों आप ये सलाह दे रहे हैं कि जो आपने 0 से 3 लाख और उसको आप 4 लाख कर दिया है, वो जो स्लैब चेंज हुआ है वो ना करके आप 12 लाख से नीचे ही लाते, ये 87A का जो एक प्रोविजन है, इन सब चीजों में उलझाना नहीं चाहिए लोगों को, आप ये कहना चाह रहे हैं ना। तो जाहिर तौर पे आप पूरे तौर पे इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं कि मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत मिल गई। लेकिन साथ में ये है ना कि जैसे मान लीजिए किसी की इनकम 12,50,000 है, तो वो इंसान चेष्टा करेगा कि इसकी इनकम 12 लाख से कम कैसे हो जाए। 50,000 ना कमाए तो बेहतर है। तो ये हम तो ये नहीं चाहते कि लोग ऐसे कार्यकलापों में या ऐसी योजनाओं में लिप्त हो जिसकी जो इनकम है सही सही वो दिखाए। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि भी लोग अपना टैक्स प्लानिंग या टैक्स एवेजन की ऐसी कार्रवाई करे कि इनकम है उसे कम दिखाएं। तो सरकार को भी चाहिए कि लोगों को ईमानदार रहने में, टैक्स पेयर्स को ईमानदार रहने में आगे आके सहयोग करे। चलिए, तुलसियान फॉर्म के जो यहाँ पर पार्टनर है सीए ईशान तुलसियान जी। ईशान जी, आप क्या पहली प्रतिक्रिया देंगे? जो फर्स्ट रिएक्शन होगा वो आपका क्या होगा? देखिए, मैं अग्री करता हूँ नारायण जैन जी ने जो कहा है। ये एक पॉपुलिस्ट बजट है और इसका कारण ये है कि जो इन्फ्लेशन जैसे बढ़ रही है, एवरेज 6% है, प्लस जो सैलरीड मिडिल क्लास है उनके लिए लास्ट बजट में उतनी कोई राहत ऐसे नहीं मिली थी। सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू स्कीम में 50,000 75,000 बढ़ी थी। तो डिस्पोजेबल इनकम हाथ में अगर नहीं रहे तो कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, कंजम्पशन नहीं बढ़े तो आपका मैन्युफैक्चरिंग डिमांड साथ में जीडीपी ग्रोथ नहीं बढ़ेगा।
अब जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 8% अगर जीडीपी लगातार ग्रो करे 2047 तक, तब जाकर के हम विकसित भारत बने, मतलब डेवलप्ड नेशन बने। तो अब ये 6.3 से 6.6% तक होवर कर रहे हैं हम लोग इसमें इकोनॉमिक सर्वे का। तो अब इसमें जैसे कि 12 लाख अगर जैसे रिबेट 87 ये 12 लाख तक किया गया तो 70,000 रुपया 80,000 रुपया हाथ में बचता है। उसके बाद में 25 लाख रुपया अगर आप कमाते हो तो 1,10,000 रुपया हाथ में बचता है। तो ये तो आपका कंजम्पशन होगा। तो ये एक पॉपुलर बजट है और ये एक्सपेक्टेड भी था। साथ में मैं एक और जोड़ना चाहता हूं कि जैसे कि अगर 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रहे, एक आपका जैसे आप जिसमें रह रहे हैं, दूसरे आप मानिए बैंगलोर में है, एक कलकत्ता में आप रह रहे हैं, दूसरे बैंगलोर में है, तो वो पहले हम उसे डीम टू बी लेट आउट मानते थे। तो एक एनुअल वैल्यू जो एरिया के रहते थे वो ले करके उसके ऊपर हम हाउस प्रॉपर्टी में अब उसमें टैक्स पेमेंट करते थे। अब वो भी छूट मिल गए। तो मतलब कि अब 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के जो एनुअल वैल्यू है वो निल माना जाएगा, तो उसके ऊपर आपको टैक्स वहां पर भी आप बचेगा। तो जैसे जैसे टीडीएस टीसीएस की भी जो हम प्रोविजंस देख रहे हैं, जहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट्स या तो बढ़ाई गए हैं या तो रेट्स कम कर किए गए हैं, कुछ कुछ सेक्शंस भी हटाए गए, तो वो वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस के है वो उससे बचे। पर्सनल जो आम आदमी है, सैलरीड वर्ग है, उनके हाथ में पैसा बचे, जिससे कंजम्पशन बढ़े, जीडीपी ग्रोथ बढ़े। तो ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन जैसे नारायण जी ने कहा कि ये 87A जो आपका रिबेट है ये बढ़ा करके 12 लाख किया गया है और सैलरीड के लिए 12,75,000 सैलरी रिडक्शन लेके, यही अगर स्लैब अगर 3 लाख से मानिए 12 लाख कर दिया जाता तो आपका 12,50,000 अगर जो कमाते तो 50,000 रुपया जो रहता आपका, तो पूरा 12 लाख के ऊपर आपका छूट मिल जाता। तो ये एक पर्टिकुलर रिबेट हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट, एक हथियार की तरह सरकार यूज करती है। लेकिन हाँ, सैलरीड वर्ग, आम आदमी के हाथ में पैसा आएगा तो कंजम्पशन और ये जो इकोनॉमी जो ग्रोथ है। नारायण जैन जी, जब से इनके साथ हमारी चर्चा हो रही है, कई सालों से हम लोग कर रहे हैं, नारायण जैन जी हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि टैक्स का जो कलेक्शन है वो इजी होना चाहिए, आसान होना चाहिए, उसमें ज़्यादा किंतु इफ बट नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक तो भारत के लोग ऐसे ही इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता, वो तो शॉर्टकट तलाशता है। यहाँ की जो एक सोच है, आज भी आप चाहे जितने भी जीएसटी ले आओ, तो क्या आपको आज क्या बगैर जीएसटी के कारोबार नहीं हो रहे, धड़ल्ले से हो रहे हैं, करने वाले ठीक जुगाड़ लगा रखे हैं कैसे करना है। तो अगर आप उसको और ज़्यादा उलझा के रखोगे तो उन चीज़ों से लोग जुड़ेंगे नहीं। और एक बड़ी आबादी है देश में, तो सबको अगर जोड़ना है तो एक थोड़ा इजी होना चाहिए। शुरू से इस पर वकालत करते रहे। खटोर साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी जैसे आप बोल रहे थे कि रेगुलेशन और टैक्स लॉज, टैक्स कंप्लायंसेस, तो अभी कंट्री जो है वो हमारी रेगुलेशन कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है उसका। कम से कम 74% ऑफ टैक्स डिमांड जो है वो डिस्प्यूटेड है। जब पुरानी सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, तब 4 लाख करोड़ था। 2018-19 में 7 लाख 8 लाख करोड़ था। अभी इट इज मोर देन 40 लाख करोड़। तो इससे पता चल रहा है हम लोगों का रेगुलेशन कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। और इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया है कि रेगुलेशंस अपने को ठीक करना है और बिजनेस के आड़े नहीं आना है। तब अगर रेगुलेशन ठीक होगा, बिजनेस कॉस्ट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और ग्रोथ होगा। तो ये चीज इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया है और यही चीज को लेते हुए इस बार का बजट में हुआ है। वो लोग अभी इनकम टैक्स बिल जो आएगा नया अगले वीक में, उसमें हम लोग आशा रखते हैं कि रेगुलेशन कम होंगे, सिंप्लीफाई होंगे। और इसके अलावा जो है एक जन विश्वास 2.0 भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, जिसमें कि और 100 प्रोविजंस अंडर वेरियस लॉज वो लोग हटाएंगे जिससे कि रेगुलेशन कम हो। और इसके साथ साथ हम एक चीज़ और 2-3 कोटेशन जो है, जो कि एक प्रधानमंत्री जी का है, उन्होंने कल कहा था, आई प्रे टू महालक्ष्मी टू ब्लेस स्मॉल एंड मिडिल क्लास। उससे हम लोगों को समझ में आ रहा था कि आज का जो बजट होगा मिडिल क्लास ओरिएंटेड होगा। फिर प्रेसिडेंट मुर्मू ने यस्टरडे कहा था कि बिगर द ड्रीम्स ऑफ मिडिल क्लास, मोर द इकोनॉमी सोर्स, मोर द कंट्री सोर्स। मतलब मिडिल क्लास का जितना आकांक्षाएं बढ़ेंगी उतनी ही उनको अचीवमेंट होगा और उनसे उतना ही देश बढ़ेगा। और उसके बाद फिर आज वित्त मंत्री ने कहा कि ट्रस्ट फर्स्ट, स्क्रूटनाइज लेटर। माने हम लोग ट्रस्ट करते हैं आप पर, टैक्स पेयर्स पे, आम जनता पर, सिटीजन्स पे, और हम लोग उन्होंने कहा भी 99% को कोई स्क्रूटिनी होता नहीं है।
तो हम लोग जो अभी इस बात पे चल रहे हैं वो बहुत वेल अप्रिशिएटेड है कि रेगुलेशंस और इजी होंगे, सिंपल लॉ होंगे, कंप्लायंसेस बढ़ेगा। और ऐसे भी देखा गया एक समय था जब कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% या उससे ऊपर था, जब उन्होंने 25% किया तो टोटल टैक्स कलेक्शन बढ़ा। तो जितना अपने सिंप्लीफाइड टैक्स रखेंगे, जितने अपने टैक्स रेट रीजनेबल रखेंगे, गवर्नमेंट को टैक्सेस से आय ज़्यादा होगी, यही हमारा मानना है। जी चलिए यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो नई स्कीम, पुरानी स्कीम, और कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट वीक में एक टैक्स लॉ लेकर आ रही है सरकार, तो उसमें बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि जो पुरानी स्कीम है उसको शायद ख़त्म कर दिया जाएगा। और पुरानी स्कीम के ऊपर सरकार का फोकस भी नहीं है, पिछले कई बजट से उस पर किसी तरह के कोई चेंजेज नहीं, जो है बस स्टिल वैसे ही चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार नई स्कीम को ही प्रमोट करके, क्योंकि उसी में एक से एक बदलाव लाए जा रहे हैं, उसी को अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है, तो नई पुरानी स्कीम को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो पुरानी स्कीम जो ख़त्म होगा, अगर होती है ये पुरानी स्कीम ख़त्म, तो इसका इकोनॉमी पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय इकोनॉमी को माना जाता है कि यहाँ पर लोग सेविंग के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। क्योंकि 2008 में जब यूएसए के अंदर रिसेशन आया तो उस समय भारतीय इकोनॉमी इसलिए बच गई, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो कई लोग, जो कई एक्सपर्ट थे, वो ये चर्चा करते थे कि भारत में हमेशा जो निवेश के ऊपर जो बढ़ावा दिया है, बचत को जो बढ़ावा दिया है, जो मैन पावर को बढ़ावा दिया है, जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया है, ये हमेशा इसका स्ट्रेंथ है इसकी इकोनॉमी का। क्या हम उससे हटकर जो सिंगापुर में या दूसरे देशों में जो इकोनॉमी चल रही है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या फिर दोनों को लेकर चल रहे हैं? इस पर इन लोगों की क्या राय है, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा क्यों रहा है? ये हमारी छोटी बेटी है। दीदी कितनी शाय है ना। वो तो है। दीदी अपने हर बॉयफ्रेंड से ऐसे ही शर्माती है। हाँ? प्रिया गोल्ड CNC, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट। स्लेट पर पहला अक्षर बनाने से लेकर सपनों का करियर बनाने तक, अपने बच्चों के एजुकेशन में आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर सकते। बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल उनके भविष्य की बुनियाद रखती है, इसीलिए सही स्कूल का चुनाव करना बहुत जरूरी है। ताज़ा टीवी आपके लिए लेकर आया है क्रॉसरोड्स, जहां हम आपको एक्सपर्ट से रूबरू करवाएंगे ताकि आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट स्कूल का चुनाव कर पाएं। हमारे इस लाइव शो में आप भी अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट से कर सकेंगे। तो देखिए क्रॉसरोड हर शनिवार लाइव शाम 4:30 बजे और रविवार 4:30 बजे सिर्फ ताज़ा टीवी पर। इस शो के प्रायोजक हैं एडमस इंटरनेशनल स्कूल, एडमस वर्ल्ड स्कूल, एडमस किड्स। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने जो ब्रेक से पहले कहा कि जो स्कीम्स को बदला गया है, उसका अगर कानून में ऐसा आता है कि उसको हटा दिया जाएगा तो उसका क्या असर होगा। साथ में एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है। सवाल यह है कि 12 लाख रुपए जिनका इनकम है उनको 75,000 रुपए का फायदा होने जा रहा है। 75 नहीं, 60,000 का होगा, जैसा आप लोग का 60-70 हज़ार का फायदा है। तो एक महीने में मान लीजिए 6-7 हज़ार रुपए का फायदा है। लेकिन इस देश में अगर 1500 रुपये गरीबों के अकाउंट में डाला जाता है तो फिर यही लोग हंगामा करने लगते हैं कि ये क्या फ्री बीज दे दे कि आप 1500 रुपये इनको दे रहे हैं और लोगों को पैसे बांट रहे हैं, ये क्या रेवड़ी है, ये सब। और प्रधानमंत्री खुद इसके खिलाफ रहते हैं। ये अलग बात है कि उनकी पार्टी भी जब चुनाव का मैनिफेस्टो लेकर आती है तो इन सब चीज़ों को प्रमोट करती है, क्योंकि वोट उनको भी लेना होता है। लेकिन प्रधानमंत्री खुद इसके खिलाफ है कि रेवड़ियाँ बांटी जा रही है। लेकिन जब टैक्स पेयर को आप 75,000 रुपये की छूट देते हैं 12 लाख रुपए कमाने वालों को, तो फिर आप कहते हैं कि देखिए उनके पास पैसे रहेंगे तो वो खर्च करेंगे। तो क्या महिलाओं के अकाउंट में पैसे जाएंगे लकी भंडार में, या झारखंड में 2500 रुपये जा रहे हैं अकाउंट में, या बिहार की सरकार कह रही है हम देंगे, या और सरकारें कह रही है, या मोदी जी भी देते हैं बहुत सारी योजनाओं में, किसान सम्मान निधि देते हैं, बहुत सारी निधि में पैसे दिए जाते हैं, तो क्या वो पैसा फिर खर्च नहीं होता? तो फिर उस पर हंगामा क्यों मचता है? ये भी एक सवाल है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन खैर फिलहाल तुलसियान साहब, और क्या चेंजेस आप देख पा रहे हैं? कितना इकोनॉमी को फ़ायदा होगा?
खासकर MSME को GST का कुछ हुआ है क्या? GST के बारे में तो हम लोग की एक थिंकिंग रहती है, सोच रहती है कि भाई वो काउंसिल करेगा, वो तो साल भर होता रहता है, तो उसमें क्या है कुछ? जीएसटी में तो देखिए आपने सही बोला है, जीएसटी में तो ऐसा कोई चेंजेस बजट में नहीं मेंशन किया गया, लेकिन उसमें जो 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो हुई थी 21 दिसंबर 2024 को जैसलमेर में, उसके तहत जो अमेंडमेंट्स उन्होंने प्रपोज किया था वो यहाँ पर अमेंडमेंट्स वो की गई है और नोटिफाई बाद में वो हो जाएगी। उसमें से एक दो चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ जो हमारे विरुद्ध जाता है। जैसे ये एक एमनेस्टी स्कीम लेकर के आए थे सेक्शन 128A में कि 17, 18, 19, 20 ये 3 साल में आप कोई भी नॉन फ्रॉड अगर केस किया, अगर कोई भी नोटिस या ऑर्डर अगर आपको मिला है, उसमें आप 100% उसका जो टैक्स है अगर आप वो पेमेंट कर दे 31 मार्च तक, तो आपको 100% इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर मिल जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट मैंने पिछले साल भी बोला था कि ये ऑर्डर स्पेसिफिक की नोटिस स्पेसिफिक है, ये इशू स्पेसिफिक नहीं किया गया। एक उदाहरण के तौर पे मैं बोलता हूँ, मानिए 1 करोड़ का अगर टैक्स डिमांड है और आपके एक ऑर्डर में 1 करोड़ में 10 पॉइंट दी गई है, उसमें से मुझे पता है 2 पॉइंट में 20-25 लाख रुपए के 2 पॉइंट है, वो मेरिट के पॉइंट है, मैं उसे जीत सकता हूं अपील करके। लेकिन अब ये बोलते हैं कि नहीं, अगर आपको एमनेस्टी स्कीम में जाना है तो आप ये पूरा जो 1 करोड़ रुपया है, पूरे 10 पॉइंट पे आप 1 करोड़ रुपया पेमेंट करिए, तो ये 2 पॉइंट भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये मैंने पहले भी बोला था कि ये फ्रेंडली नहीं है, ये एमनेस्टी स्कीम और फ्रेंडली करने के लिए इसे इशू बेस्ड एमनेस्टी स्कीम करना चाहिए कि 8 पॉइंट पे आप एमनेस्टी में जाइए, 2 पॉइंट पे आप फर्दर अपील पे जाइए। तो ये एक चीज मुझे एक मेंशन करना था। दूसरा है कि जैसे कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, बिल्डिंग है, खुद का फैक्ट्री, वेयर हाउस, मॉल कुछ भी बनाते हैं, तो उस पे हमें कुछ भी इनपुट उसका नहीं मिलता, उसे ब्लॉक क्रेडिट माना जाता है। तो ये एक आशा थी कि इस पे कुछ मतलब कि संशोधन करके ये भी हमें प्रोवाइड किया जाए, लेकिन ये एक ये भी नहीं हुआ है। उसमें तो सरकार ये सोच रही है ना कि वो हर साल आप लगा देंगे कि भाई 100 बोरा सीमेंट लगा है हमें, हाँ जी, फैक्ट्री खरीद, लेकिन ये बहुत बड़ा एक पर्टिकुलर अमाउंट रहता है जो ये हमें खर्च हो जाता है। ये बिजनेस का मानिए प्रॉफिट वायबिलिटी नहीं हो, ठीक बाद में ये ब्लॉक। मैं पैनल से कहूंगा कि जो चीजें सस्ती हुई है, जो महंगी हुई है, वो भी ग्राफिक्स के जरिए दिखाएं हमारे दर्शकों को कि जो सस्ती हुई है, महंगी हुई है, सीनियर सिटीजन के लिए जो बदलाव हुए ये सब आप दिखाएं। मैं एक बार चलता हूं खटोर साहब के पास। खटोर साहब, जो मैंने ब्रेक से पहले कहा कि ओल्ड रिजीम को अगर ख़त्म कर दिया जाएगा पूरे तरीके से और कह रहे हैं कि टैक्स लॉ लेके आ रहे हैं, तो इससे क्या आपको लगता है कि इकोनॉमी में एक बड़ा चेंज करने जा रही है सरकार, जो पिछले कई सालों से ही सोच रही है जब इंट्रोड्यूस किया न्यू स्कीम को, तो इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? क्योंकि भारतीय इकोनॉमी अन्य इकोनॉमी से अलग मानी जाती रही है, तो क्या मोदी जी इसको अलग साबित करेंगे या फिर वो उसी दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं, क्या है? देखिए, न्यू रेजिम में सबसे बड़ा एक फीचर ये है कि इसमें सेविंग्स, टैक्स डिडक्टेबल सेविंग्स जो पहले हुआ करता था, जैसे हाउसिंग लोन हुआ, LIC हुआ, या और भी 80C के अंदर दूसरे, या मेडिकल इंश्योरेंस 80D में हुआ, तो ये सब न्यू रेजिम में नहीं मिल रहा है। इससे क्या है, एक सेविंग्स की प्रवृत्ति जो हाउस होल्ड में रहती है वो खत्म हो रही है। और ऐसे ही अभी हम लोग, वन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया है कि सेविंग्स, हाउस होल्ड सेविंग्स रिड्यूस हो रहा है अप टू ओनली आई थिंक 5% ऑफ द GDP, बजाय कि 7.9% कोविड के पहले था। तो सेविंग्स प्रवृत्ति अगर खत्म होगी तो हाउस होल्ड सेविंग से होता है हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से होता है वेल्थ क्रिएशन। तो ये वेल्थ क्रिएशन ऑफ हाउस होल्ड, स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम क्लास जो है, उनके लिए ये उनसे वो प्रभावित होगा। और सेकेंड चीज है कि ऐसे कई प्रावधान हैं जिसमें कि जैसे हाउसिंग लोन में केवल 2 लाख तक ही इंटरेस्ट की छूट है, माने इंटरेस्ट अगर, लेकिन आज मान लीजिए कोई भी घर अगर 50-60 लाख से ऊपर ही होता है, कोई भी फ्लैट खरीदने जाओ तो उसमें इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 2 लाख से कहीं ज्यादा होता है। तो ये सरकार बोल रही है आप एक्यूमुलेट कर सकते हो 8 साल तक। अगर ओल्ड रेजिम चला जाएगा तो इतने सारा जो उन्होंने इंटरेस्ट दिया और जो एक्यूमुलेटेड है उन्होंने एडजस्ट नहीं कर पाया अपने इनकम से, उसका क्या होगा? तो हमको मेरे को ये डाउट है कि वाकई ओल्ड रेजिम एकदम से खत्म होगा क्या? वो फेज आउट जरूर हो सकता है। ताकि ये सब जो चीजें हैं जिनका एक्यूमुलेटेड लॉसेज है या सेविंग्स प्रवृत्ति है, ऑलरेडी गवर्नमेंट बोल रही है सेविंग्स कम हो रहा है, हाउस होल्ड लोन्स बढ़ रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स बढ़ रहे हैं, रिजर्व बैंक बोल रही है कि ये लोन कल्चर ठीक नहीं है। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखते हुए
मेरे को ये एक्सपेक्टेशन है कैसा नहीं होगा कि इमीडिएट फ्यूचर में ये ओल्ड रिजिम नहीं जाएगा। लेकिन इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं नारायण जैन साहब, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताता हूँ कि आजकल एक चलन है कि भाई क्रेडिट कार्ड अक्सर लोग रखते हैं। अब इससे ये पता चलता है कि जो उनका इनकम होगा उससे पहले वो एक्सपेंस करके बैठे हुए हैं, जो इनकम होगा उससे पहले एक्सपेंस करके बैठे हुए हैं। तो कहीं सरकार ने ये सोच रखा है कि जितना एक्सपेंस होगा, जितने लोग खर्च करेंगे उससे इकोनॉमी को बूम अप होता है। एक सोच तो ये भी है। तो क्या सिर्फ उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए न्यू रिजिम को इतना अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है? नारायण जैन, ये बात ठीक है कि कोई भी आदमी खर्चा करेगा जिसके हाथ में कुछ बचत हुई है टैक्स की, तो उससे गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में वसूली होगी। तो कुल मिला के गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं है इसमें, और लोगों को एक समझ लीजिए कि राहत मिली है। मैं तो ये कहूँगा साइकोलॉजिकल राहत मिली है। लेकिन वो जब तक सीधा सीधी बेनिफिट नहीं दे तब तक जो कर कानून है, टैक्स लॉ है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते जा रहे हैं, जो कि वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य नहीं है। लेकिन ये बाध्यता है, क्योंकि ये जो एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख थी, नए टैक्स रिजीम में उसको बढ़ा के 4 लाख किया गया है। हमारे जो मेरे को खबर है कि हमारे अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट जो है वो चाहते हैं कि भी हमारे टैक्स पेयर्स की संख्या कम नहीं हो। हालांकि करोड़ों टैक्स पेयर ऐसे हैं जो 1 पैसा टैक्स नहीं देते क्योंकि टैक्स बनता नहीं उनका। तो यदि ये फर्ज करिए 4 लाख की जगह 8 लाख कर दे, 6 लाख कर दे, 10 लाख कर दे, तो उसमें और कई लोग उससे आउट हो जाएंगे, टैक्स के आवता से आउट हो जाएंगे, जिसके कारण नंबर ऑफ टैक्स पेयर कम हो जाए। एक और दूसरा इससे रिलेटेड मुद्दा यह है कि टैक्स के रेट अभी भी जो हाईएस्ट रेट है 24 लाख से ऊपर इनकम होने से 30% वित्त मंत्री ने रखा 30%। तो अब ये जो 30% टैक्स का रखा है ये अभी भी नाजायज है। और जो आदरणीय प्रणब मुखर्जी जिस टाइम एफएम थे तो तब डायरेक्ट टैक्स कोड आए थे, तब उन्होंने 2-3 स्लैब सजेस्ट किए थे, 10 लाख रुपया तक ये, 10 लाख से 25 लाख तक या 25 लाख से ऊपर ये। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो उन्होंने अभी स्लैब फिक्स किया है छोटी छोटी अमाउंट की, 4 लाख रुपये तक नील, 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 12 लाख 10%, 12 लाख से 16 तक 15%, 16 से 20, और उसके ऊपर 24 लाख से ऊपर होने से नहीं, फिर 16 से 20%, 20 से 24 25%, और 24 के ऊपर होने से 30%। तो ये जो स्लैब का ब्रेकअप किया है ये भी हर एक 4 लाख पे बढ़ाया है। तो ये क्या है कि जब रिलीफ देनी है तो मन बड़ा करके जिससे सिंपलिसिटी रहे, कम से कम जो स्लैब है ये क्या है 4 लाख से 8 लाख, तो कम से कम 10 लाख तक, 10 से 15, 15 से 20 ऐसा करके करना चाहिए। क्या कि कॉम्प्लिकेशन हम जितना डालेंगे उससे सरकार को कोई फायदा नहीं है। और आम आदमी ये सोचेगा कि मैं भैया मेरा काम धंधा करूं कि ये टैक्स का कॉम्प्लिकेशन समझूं। तो सीए का इनकम बढ़ेगा ना? नहीं, इनकम ये समझ जो है ना झूठी समझ है। अच्छा, मैं आपको एक बात कहता हूँ, बाय द वे जब बात हो रही है, आप टैक्स जो है इनकम टैक्स के रेट एक जो भी एग्जेम्पशन लिमिट तय कर दीजिए, आप 8 लाख 10 लाख जो भी, उसके ऊपर आप सीधा कर दीजिए 10% टैक्स, 10% इनकम टैक्स। इसी ढंग से जीएसटी की केस ले उसमें भी 10% कर देंगे। तो मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं, जो मेरा अनुभव है बचपन से, कि लोग और ज्यादा टैक्स देंगे। कुल टैक्स कलेक्शन जो है और अधिक होगा और लोगों को सहूलियत होगी। और ये सहूलियत न केवल हमारे टैक्स पेयर को होगी बल्कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी, उनको भी सहूलियत होगी। तो वो लोग भी इतनी परेशानी में, आज हम तो इनकम टैक्स के बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, उनके लिए ये समझना कि कौन सी साल में क्या टैक्स का प्रावधान है, उनके लिए इतना मुश्किल है। आज हम लोग इतने इसीलिए अभी खट्टर साहब कह रहे थे ना कि वो 40 लाख करोड़ जो बढ़ गया, तो जो लोग हैं वो तो इसी का फायदा उठाते हैं ना। इफ बट अगर नहीं होगा तो फिर लोग फायदा कैसे उठाएंगे? लोन लेने वाले या टैक्स ना देने वाले, ये जो भी लोग हैं वो इसी का फायदा कि भाई हमें इतना चुकाना है, इतना में हम केस लड़ लेंगे।
ये एक सोच होती है ना एक करोड़ चीज साहब। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, हालांकि 12 लाख तक आफ्टर अप्लाइंग टैक्स रिबेट छूट है, लेकिन हर टैक्स एसएससी को टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। वो ये नहीं सोच सकता कि 12 लाख तक अगर उसका है इनकम और उसको टैक्स फाइल भी नहीं करना है, वो पूरा टैक्स छूट है, ऐसा नहीं। उसको क्लेम करना होगा रिबेट, और उसके लिए उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। तो 4 लाख से ऊपर जिसका भी इनकम है उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। हालांकि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, ये स्पष्ट करना चाहूंगा। ईशान जी, एक अच्छी बात जो मैं आज देख रहा था कि अब 4 साल तक का टैक्स आप पीछे से भर सकते हैं। ये आपको लगता है कि जो 12 लाख से कम कमाने वाले लोग हैं उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है? मतलब जो टैक्स में नहीं आते थे, इससे क्या होगा कि जो बात अभी कह रहे थे नारायण जैन साहब कि इनके पास एक खबर है कि कई इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो इससे नंबर्स कम हो जाएंगे। तो नंबर्स तो बहुत बड़ा खेल है, पॉलिटिक्स के हिसाब से भी, सरकार के हिसाब से भी, और सारे चीज़ों के हिसाब से। इसीलिए क्या इसको बढ़ाया गया कि भाई 4 साल कर दो कि हर आदमी भरेगा। और हालांकि इसका एक फायदा भी है कि लोग जो लोन लेने जाते हैं साहूकारों के पास, उसकी एक वजह ये होती है कि अगर वो बैंक में जाए लोन लेने के लिए तो बोलता है भैया आईटी रिटर्न है, वो बोलता है ये क्या होता है, तो मैं तो भाई 25-30 हज़ार कमाने वाला। तो वो जो अगर 4 साल का भरने का प्रोविजन होगा तो वो उस तरफ जाएंगे, आईटी रिटर्न करेंगे, बैंक से जाके अपना लोन लेंगे और उनका अपना काम भी कम परसेंट पे चल जाएगा, साहूकारों की साहूकारी बंद हो जाएगी। ये एक अच्छी पहल आपको लगता है? ये देखिए, ये एक अच्छी चीज है, ITR-U इसे बोलते हैं, अपडेटेड रिटर्न। ये पहले 2 साल तक थी फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, अब ये 4 साल कर दी गई है। माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उन्हें मिला है। 90,000 टैक्स पेयर्स ये ITR-U भरे हैं लास्ट ईयर। अब इसमें देखिए, इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा जो ये वित्त मंत्री ने नहीं कहा, ये हम मेमोरेंडम में देखते हैं कि आप 24 महीने तक तो देखिए अभी करंट 25% टैक्स आपको पेमेंट करना है उसमें ऑन दी टैक्स एंड एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट। अभी 2 साल से 3 साल के बीच में अगर आप फाइल करते हो तो उसमें आपको 60%, मेरे हिसाब से उसके 60% आपको ऑफ टोटल एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड ये इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये बढ़ गया है, 25% अब ये 60% हो गया। अब आप ये अगर 3 साल से 4 साल के बीच में अगर आप फाइल करते हो तो ये 60% टैक्स अब 70% हो गया। तो 70% ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड कर नहीं सकते, लेकिन हाँ जी, आपको अपना जो रिटर्न है वो फाइल करना है, रिटर्न आपको सही करना है। ये चीज आप डेफिनेटली कर सकते हैं, जिससे आपका फाइल बने, जिससे पक्का बने, आपका कैपिटल जनरेट हो, आप इसमें बैंक लोन कर सकते हैं। लेकिन ये फाइन प्रिंट वाला चीज है जो मैंने बोला, तो इसमें हाँ, ये 2 साल से 4 साल आप ये बोल सकते हैं। गवर्नमेंट ने देखा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इस पे, टैक्स नेट वाइड हो रहा है। अब जैसे लास्ट ईयर 8-8.5 करोड़ सिर्फ टोटल ITRs फाइल हुए थे, उसमें से 5-5.5 करोड़ तो सिर्फ नील ITRs थे। रिमेनिंग 3 करोड़ में से 1.5 करोड़ थे जो 5 से 10 लाख के बीच वाले जो इनकम थे, उन लोग फाइल किए थे। तो अब ये टैक्स नेट वाइड डेफिनेटली होगा और इसकी फैसिलिटी डेफिनेटली लेगी, लेकिन हायर टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। Celebrate excellence at GIS Samman 2025, honoring legends, inspiring generations, and shaping the future. कैसा ये मदहोश सा पल है, टूटता नजरों का सबर है। कैसा ये मदहोश सा पल है, टूटता नजरों का सबर है। स्नैकर, बिन खाए रहा न जाए। एक झप्पी गहरी सी गहराई से छुआ है, झप्पी तेरी दुआ है। एक झप्पी गहरी सी अंदर तक छू जाए, अंदर से संवार दे, जैसे बोरोप्लस दूध केसर बॉडी लोशन विद विटामिन ई। ये 20 लेयर्स गहराई तक जाकर ड्राई रफ स्किन को बनाए इतना सॉफ्ट और ग्लोइंग 24 आवर्स कि दिल बोले एक झप्पी और। बोरोप्लस दूध केसर बॉडी लोशन, बाय 1 गेट 1 फ्री। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। कई चीज़ें हुई है, लेकिन चूंकि अब जो बजट पेश होता है, जैसा कि इससे पहले एक मेहमान बिनानी जी ने कहा भी कि पहले दिवाली पे शॉपिंग होती थी तो शॉपिंग का मज़ा आता था, बच्चों में एक इंटरेस्ट पैदा होता था कि चलो नए कपड़े मिलने वाले हैं, नए गहने मिलने वाले हैं घर वालों में। लेकिन अब क्या है कि सालों भर शॉपिंग होती रहती है, तो अब वो अंदर से उत्सुकता नहीं आती है मन में। तो ऐसा ही बजट में हो गया है। बजट में भी अब चूँकि सालों भर चेंजेस होते रहते हैं, जो चर्चाओं वाली चीज़ें थी उसको एक साथ ले आया गया। जैसे पहले रेलवे को लेकर अलग से बजट था, तो उससे क्या है कि भाई हमारे लाइन में कोई ट्रेन है कि नहीं, वो पूछते थे लोग, ट्रेनों की संख्या बढ़ी कि नहीं, ट्रैक बढ़ा कि नहीं, इन सब चीज़ों की चर्चा होती थी। अब वो सब है नहीं। डायरेक्ट जो चीज़ों को सस्ती महंगी उनका कोई असर नहीं दिखता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें कुछ चर्चा के लिए है नहीं। लेकिन फिर भी कई चीज़ें सस्ती हुई हैं, जिनमें बुनकरों के बुने कपड़े सस्ते हुए हैं, चमड़े से बने सामान सस्ते हुए हैं, जीवन रक्षक दवाइयाँ सस्ती हुई है, कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हुई है, LED LCD टीवी के दाम घटेंगे, लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी, EV और मोबाइल की बैटरी सस्ती होगी, स्मार्टफोन, मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे। पिछले जितने सालों से मैं बजट पे डिबेट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो सस्ती ही हुई हैं। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो हैं उस पर हमेशा सरकार ने बढ़ावा दिया, और यही वजह है कि अगर आप 5 साल पहले 32 इंची वाला टीवी खरीदते तो 30-35 हज़ार में मिलता, तो आज आप 15-16 हज़ार में ला सकते हैं। तो ये इस स्तर पे है। इस पर जो महंगा सस्ता के ऊपर कुछ अगर आप लोग अपनी राय रखें, तुलसियान साहब से मैं चर्चा की शुरुआत करूँगा और इधर जयंत साहब तक आऊँगा। इस पर कुछ कहेंगे, इसका क्या ये है? ये कोई पॉपुलिस्ट है या फिर ये है कि देखिए, आपने जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपने कहा ईवी। अब ये जो हम बजट स्पीच सुन रहे थे माननीय वित्त मंत्री के, तो ये बोली थी कि अब इंपोर्ट जो ड्यूटी है उसे हम रेट्स को रैशनलाइज करेंगे। जो लिथियम बैटरी है, ईवी बैटरी है, जो ये सब मोबाइल फोन में भी लगते हैं, उनका जो रेट्स है वो सब हम एग्जाम्प्ट करेंगे कि कम करेंगे। अब ये तो देखिए यहाँ पर कहा गया है, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। जैसे 55 GST काउंसिल मीटिंग अभी हुआ था 21 दिसंबर, जो भी 1 महीने पहले हुआ था, उसमें इन्होंने ऑन दी फ्लिप साइड, ऑपोजिट साइड में क्या किया है कि अगर आप कोई भी यूज्ड व्हीकल, मैं जैसे आम जनता हूँ, मैं यूज्ड व्हीकल अगर कुछ भी बेचता हूँ जो मैं यूज किया हूँ, तो अब उसमें पहले जो रेट था वो छोटे गाड़ी पे 12% था। अगर वो भी आपका, जैसे मैं फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया में बेचता हूँ, और अगर उसका मानिए फॉर एग्जांपल मेरे बुक्स में डेप्रिशिएटेड वैल्यू 80,000 है, तो 20,000 रुपया जो मेरे प्रॉफिट मार्जिन है, जो आप पॉजिटिव मार्जिन बोलते हैं, उसके ऊपर 12% लगता था। उसमें आपके ईवी व्हीकल्स भी थे। अब क्या हो गया है कि अब ये 12% जो है ये हटा करके हर गाड़ी के ऊपर में 18% कर दिया गया है। उसमें ईवी व्हीकल्स भी इंक्लूडेड है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी आम आदमी ईवी व्हीकल 2 साल यूज करता है, फिर उसे बेचता है, तो वो यूज व्हीकल के तौर पे जो भी प्रॉफिट मार्जिन होगा उसका, जो 20,000 रुपया, जो अगर उसका कोई भी प्रॉफिट मार्जिन, उसके ऊपर 18% पेमेंट करना पड़ेगा। तो हर चीज में आपको देखना पड़ेगा कि हर चीज सस्ता नहीं हुआ है। कोई चीजें तो यूज व्हीकल जो है इस पे तो 20-25% का हम देखते हैं इंडस्ट्री में ग्रोथ हुआ है, तो उसको टैप करने के लिए गवर्नमेंट ने इसका थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ाया है। तो ये आम आदमी के लिए अच्छा बात नहीं है। बाकी चीज आप जैसे बोलते हैं कैंसर ड्रग्स है कि बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स चीज है, हाँ उस पर रैशनलाइज हुआ है, एक्सपेक्टेड भी था, जो कस्टम टैरिफ कम होगा उसमें, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़े यहाँ पर, और इसमें आपका सेक्टोरल जो रेगुलेशंस है, जो एक्सपोर्ट के जो आपके टारगेट्स है, वो सब मीट हो। आप क्या कहेंगे खडोर साहब? ये जो ईवी व्हीकल है, एक्चुअली नॉर्वे ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में जिसमें ईवी व्हीकल नॉर्मल फ्यूल व्हीकल से ज़्यादा है। इंडिया में ये करीब 7 से 8% ही है केवल। और क्लाइमेट मैनेजमेंट के लिए वर्ल्ड ओवर ईवी व्हीकल्स पे बहुत जोर दिया जा रहा है। और ईवी व्हीकल बनाने के लिए लिथियम आयन बैटरी बहुत ज़रूरी है। लिथियम आयन बैटरी ज़्यादातर चाइना से इंपोर्ट होता है, साउथ अमेरिका के पेरू से होता है। तो ये बहुत सही कदम है गवर्नमेंट का, ईवी व्हीकल को बढ़ावा देना। ठीक है। और इसके साथ साथ 1600 सीसी मोटरसाइकिल है, जो कि उस पर भी कस्टम्स ड्यूटी कम हुआ है, जहाँ भी उसके पार्ट्स या टोटल मोटरसाइकिल इंपोर्ट होता है। ये और एक एरिया है जहाँ कम हुआ है। MSME में भी, जब भी आप पूछना चाहें, MSME में भी काफ़ी चेंजेस आई है। तो जब आप MSME पे बोलें आप, फिर तो MSME में जो सबसे बड़ा चेंज है, अभी तक क्या था कि माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन थे, उसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक था और 5 करोड़ तक उसका टर्नओवर था।
ये अब बढ़ के उसे 2.5 गुना ज़्यादा हो गया। 2.5 करोड़ तक हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 5 की जगह 2 माने 10 करोड़ तक हम लोग उस पर टर्नओवर तक भी वो माइक्रो ही रहेगा। ऐसे ही कर करके 5 करोड़ था स्मॉल इंटरप्राइज, उसमें हो गया है अभी 2.5 गुना 7.5 करोड़, और बिगर इंटरप्राइज जिसको मीडियम इंटरप्राइज बोलते हैं उसमें 50 से 125 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा, वैसे टर्नओवर 500 करोड़ तक मीडियम इंटरप्राइज कहा जाएगा। अब एमएसएमई सेक्टर, ये डेफिनेशन चेंज होने से साथ साथ में उन्होंने क्या किया, क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ाएंगे। स्पेशलाइज्ड माइक्रो इंटरप्राइज के लिए क्रेडिट कार्ड रहेगा। सीजीटी एमएससी लोन जिसको कि बोलते हैं कोलैटरल फ्री लोन, उसका भी वो भी एक्सटेंड होगा। तो इस तरीके से एमएसएमई जो कि अभी करीब 45% ऑफ एक्सपोर्ट्स है और करीब 5.7 करोड़ एमएसएमई अपने कंट्री में है, तो उन लोगों को बढ़ावा होगा। इससे क्या है कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ अपेक्षा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। तुलसियान साहब, एक सवाल हमारा ये है कि एमएसएमई को लेकर हम लोग स्टार्टअप की चर्चा करते थे। सरकार ने शुरू किया, इसी सरकार ने स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इन सब चीज़ों का खूब नारा भी दिया गया, खूब प्रमोट भी किया गया। उसका कुछ लाभ मिलता हुआ नजर आया इस बजट में? हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, स्टार्टअप इंडिया में हमारे माननीय वित्त मंत्री ने पहले एक टैक्स हॉलिडे सेक्शन था इनकम टैक्स में, 80IAC। अब उसमें क्या, पहले ये बेनिफिट था कि 3 साल जो आपके कंसेक्यूटिव ईयर्स, 3 साल आपको कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा अगर कोई स्टार्टअप अपने ऑपरेशंस की, अपना जो ऑपरेशंस है वो 31 मार्च 2025 तक वो स्टार्ट कर ले। तो अब ये 5 साल तक बढ़ा दिया गया है। अब आप अगर कोई भी स्टार्टअप जो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, जिसके पास सब सर्टिफिकेट्स करके रखी है, तो वो अगर अपने ऑपरेशन स्टार्टअप की 31 मार्च 2030 5 इयर्स उसके अंदर में भी अगर स्टार्ट कर लेते हैं तो 3 साल तक उन्हें टैक्स हॉलिडे, मतलब कोई भी इनकम टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़े, जिससे वर्किंग कैपिटल बढ़े, उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, एक्सेलरेशन हो स्टार्टअप का। और ये ऑब्वियसली वापस से, जैसे इंडिया इतना ग्रोइंग कंट्री है तो यहाँ पर बहुत स्टार्टअप्स के बहुत कल्चर है यहाँ पर, तो ये बहुत बड़ी अच्छी ये बढ़ोतरी स्टार्टअप्स के लिए दी गई है। एक आखिरी सवाल मैं नारायण जैन साहब आपसे करना चाहूँगा कि आपको लगता है कि इस सरकार ने जिस तरीके से डायरेक्ट टैक्स में एक बड़ा जंप दिया, 7 लाख की जगह 12 लाख में भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, इससे आपको लगता है कि सरकार इस बात से ज़्यादा उत्सुक है कि उसे इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी से अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, इसलिए उसको वो ज़्यादा उस पर फोकस कर रही है कि वहाँ से पैसे कमाए जाए? पैसे तो चाहिए आपको देश को चलाने के लिए, उसका जो बजट का स्ट्रक्चर है उसको तो बड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है तो हमें भी बढ़ना पड़ेगा। तो एक तरफ अगर आप 1 लाख करोड़ रुपए, जैसा कि आज वित्त मंत्री ने कहा कि भाई 1 लाख करोड़ रुपए का हमें लॉस होगा, तो जीएसटी से ज़्यादा वो उत्सुक हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, क्या लग रहा है आपको? ये देखिए, अब जीएसटी का क्या है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो जीएसटी की हो सकता है कि चोरी कर रहे हो, लेकिन कुल मिला के जो व्यवस्था है अभी जीएसटी की, वो हर आदमी प्रॉपर बिल दे रहा है, टैक्स दे रहा है। देखिए, अपवाद हर समय रहता है, लेकिन सरकार ने भी कई लोगों को नोटिस देती है, कई को अरेस्ट करने की कार्रवाई करती है, रेड भी करती है। तब ये धीरे धीरे ये एक हम लोगों के लिए खुशी की बात है, चाहे इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, दोनों ही जगह पर अभी लोग ज्यादा कंप्लायंस कर रहे हैं। माने, और खास करके मैं कह सकता हूं कि जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी, मैंने पहले भी इतनी बार स्कीमें आई इनकम डिक्लेयर करने की, तो नई जनरेशन के लोग भी अपने फादर के साथ मेरे पास आते थे, तो नई पीढ़ी को ये लग रहा है कि नहीं, ठीक तरीके से टैक्स दीजिए। माने वो लोग ये टैक्स की अवंचना करने में चक्कर में नहीं है। तो ये एक हमारे देश के लिए कि भी नई पीढ़ी जो चाहती है टैक्स कंप्लायंस प्रॉपरली हो, तो ये एक बड़ी बात है और एक अच्छी बात है। नहीं, लोग भी ये चाहते हैं कि भाई हम सुकून से काम करें, हमें वो ज़्यादा परेशानी भी ना हो, हमारे पास पैसे भी हों और वो पैसे कागज़ के टुकड़े हों, ऐसा भी ना हो, ये तो लोग चाहते ही हैं। इसीलिए जैन साहब हमेशा इस बात की वकालत करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ईजी लाना चाहिए, ताकि लोग आसानी से सरकार को अपना टैक्स दें, क्योंकि लोग देना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सच है।
कुछ कहना चाह रहे थे तुलसीराम साहब? जी, आपने जैसे कहा कि जीएसटी ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट ने अभी बजट के बाद ही एक इन्फोग्राफिक रिलीज किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन उनके टोटल कलेक्शन का 22% है, कॉरपोरेशन टैक्स छोड़ के, इनकम टैक्स, और जीएसटी 18%। तो 1 लाख करोड़ बाद देने के बाद भी इनका कलेक्शन फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स जो है 22% है, जीएसटी से ज़्यादा है। तो ऐसा बात नहीं है कि वो कम करके जीएसटी बढ़ रहा है, वो बात नहीं है। तो दोनों ही 1 लाख करोड़ का 1 लाख करोड़ कहाँ से मेकअप करेंगे? वो उसी स्लैब में तो कोई खेला नहीं हुआ है। नहीं, स्लैब में खेला नहीं हुआ है। उनका ऐसा एक्सपेक्टेशन भी है हो रहा हो कि कि 12 लाख वाले को छूट मिल गया हो, 24 लाख वाले और छूट ये ना भी हो। आप जो बोल रहे हैं इसमें पॉइंट ये है कि कोई नया टैक्स भी प्रपोज नहीं किया गया। कई बार क्या होता है ना, कहीं छूट दे दो, कहीं नया टैक्स लगा पैसा तो कहीं से लेना होगा ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होने से जैसा बोला गया है ना, जैसे टैक्स रेट्स कम होते हैं तो टोटल टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है सब कंट्रीज का। तो यही एक्सपेक्टेशन है कि टैक्स रेट अगर रैशनलाइज हो रहा है और रेगुलेशन रैशनलाइज हो रहा है तो वो कलेक्शन टैक्स का बढ़ेगा। चलिए तीनों ही मेहमानों से एक और राउंड और जिसमें 10-10 सेकंड का समय देंगे। शुरुआत करते हैं तुलसीराम साहब, आप बताइए कि कितना नंबर देंगे 10 में से? निर्मला जी पास हुई, अच्छा नंबर लाई। पिछले बजट में अगर मैं 4 देता तो इस पे मैं 7 दूंगा। 7 दे रहे हैं, चलिए आप बताइए खटोर साहब। मैं 6-7 ही दूंगा, क्योंकि इन्फ्लेशन भी अब बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो लोअर क्लास के लिए बहुत बुरी खबर है। हाँ, ये बुरी खबर होगी। ग्रोथ तो बढ़ेगा बट साथ साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो ये इसी कारण से 6 से 7 ही। नारायण जैन जी आप? देखिए, आपके पॉइंट का जवाब देने से पहले एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूँ दर्शकों के लिए। जी जी, कि ये जो छूट है नए टैक्स रिजीम में 12 लाख तक का इनकम पर 60,000 रुपए की टैक्स रिबेट, ये टैक्स रिबेट कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं मिल रहा है। वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और ये देखिए, नंबर किसको कितने भी दीजिए, मैं तो वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री को मिला के 10 में से 10 दे रहा हूँ, क्योंकि ये नई सोच पहली बार जो है कि इतना बड़ा छूट देने का ऐलान किया है। आपको लगता है कि इस बार पहली बार सरकार ने ये सोचा है कि मिडिल क्लास का जो वोट है, हमें चूंकि पॉपुलिस्ट से हमारी चर्चा की शुरुआत हुई थी, तो आपको लगता है कि सरकार ने अपने वोटर को पूरा ध्यान रखा? अब उस वोटर का ध्यान नहीं रखा जिस वोटर की वजह से वो जीतते हैं, जो मार्जिनल वोटर है, जो फ्री बिल्स के थ्रू मिलते हैं। अभी इनके ध्यान में दिल्ली का चुनाव, और अभी उम्मीद है कि इतना भारी छूट का पिटारा खोला है। तो अभी उम्मीद है गवर्नमेंट को, हमारे मोदी जी की सरकार को, कि दिल्ली में जीत जाएंगे। और बिहार में भी होगा, क्योंकि बिहार में स्ट्रक्चर के ऊपर काफी मखाना आयोग से लेके सब कुछ है, उस पर अलग चर्चा है हमारी शाम 6 बजे की। वाकई चूंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कुछ मिला नहीं है, ये सब लॉलीपॉप है, और बीजेपी ने कहा कि भाई हमने बहुत कुछ दिया है, लेकिन दूसरे राज्य वाले ये कहते हैं कि भैया तब तो हर राज्य में हर साल चुनाव कराओ, ताकि चुनाव के बहाने उस राज्य को फायदा हो जाए। आज बंगाल वाले कह रहे हैं हमने क्या, मतलब अगर 18 से 12 MP कर दिया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। 12 तो हमने दिया है, इसलिए हमें भी कुछ मिलना चाहिए। यूपी वाले कह रहे हैं कि हमने चूंकि 74 से कम कर दिया तो हमें कुछ नहीं मिला। इसलिए आज अखिलेश यादव कह रहे थे कम से कम 10,000 करोड़ रुपया कुंभ के बहाने ही, महाकुंभ के बहाने ही दे देते योगी जी को। योगी जी मैनेज नहीं कर पा रहे। खैर, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।